ऑर्गन इंट्यूबेशन। आज का टॉपिक जैसा कि यूनिट आपको दिख रही होगी कि जीव प्रक्रम है। जीव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों पोषण क्या होता है। तो बात समझिए कि मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वह जटिल होता है। यानी आप दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, कुछ भी एक आप खाते हैं वो डायरेक्ट जटिल होता है, जो कि मुख में चबाने के बाद आप उसको पूरा ग्रहण कर लेते हैं, आपके पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद उसका संपूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद जो उसमें जो विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स वगैरह निकलते हैं वे आपकी बॉडी को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो यही जो संपूर्ण प्रक्रिया हुई हमारी पोषण हुई। यानी कहें हम यह सकते हैं कि मनुष्यों द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन होता है वह जटिल होता है और रासायनिक ऊर्जा के द्वारा इसे क्या कर लिया जाता है, सरल प्रक्रिया में बदल लिया जाता है, जिससे मनुष्य को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये हमारा क्या हो गया, पोषण हो गया। तो समझिए पोषण क्या होता है कि मनुष्यों द्वारा जो ग्रहण किया गया, मनुष्य जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, सिंपल सी परिभाषा में बता रहा हूं, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को, कैसे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कर लिया जाता है, जिससे मनुष्य को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बिना ऊर्जा के मनुष्य बेकार है। यदि आप भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, आपका जब खाना पचेगा नहीं, खाने पचने के बाद आपके शरीर में मिनरल्स, विटामिन वगैरह नहीं जाएंगे, ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो आप कमजोर होते चले जाएंगे, आपकी एनर्जी डाउन होती चली जाएंगी। तभी आप मान लेते एक दिन या एक पहाड़ खाना ना खाइए या 2 पहाड़ खाना ना खाइए, आप देखिए आपको थोड़ी वीकनेस मिलने लगती है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है एनर्जी पे चलती है। हमारी बॉडी क्या, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती हैं कि सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी पे चलती हैं। इसीलिए एनर्जी के लिए, हर चीज के लिए किसी ना किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा ना, पेट्रोल डालेंगे तब एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो आपकी बाइक भागेगी कि नहीं भागेगी। आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के लिए आपको पैडल मारना पड़ता है, पैडल मारते तो एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है तो साइकिल आगे बढ़ती है। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी बॉडी को चलाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये ऊर्जा हमें पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। आई होप आपको मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए एकदम सिंपल सी मैंने बात लिख दी है, जिसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ओके, अब पोषण जो होता है मनुष्यों में या जीव जंतुओं में बोल सकते हैं, मनुष्यों में नहीं बोल सकते हम लोग, जीव जंतुओं में या पेड़ पौधों में मुख्यतः 2 प्रकार का हम ले सकते हैं। यानी संपूर्ण यूनिवर्स में, मतलब संपूर्ण पृथ्वी में हम बोल सकते हैं कि 2 प्रकार का ही पोषण लिया जाता है। सबसे पहले पोषण के 2 प्रकार होते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, याद रखना कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रोपस न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, विषम पोषण। क्या बोलते हैं, विषम पोषण, जिसे बोलते हैं हेटेरोट्रोपस न्यूट्रिशन। याद रखना, ये ऑटोट्रोपस न्यूट्रिशन होता है, ये हेटेरोट्रोपस न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, स्वपोषण को ऑटोट्रोपस एंड विषम पोषण को क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोपस पोषण बोला जाता है। ठीक है, स्वपोषण और हेटेरोट्रोपस पोषण बोला जाता है। तो अब हम लोग स्वपोषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्वपोषण के बारे में बात करेंगे। स्वपोषण देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, जैसा कि आपको नाम सही लग रहा है, स्व पोषण। अलग कर देते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। स्व मतलब होता है स्वयं,
स्वयं, स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, यानी खुद, खुद जो हम लोग बोलते हैं स्वयं, खुद, ठीक है। पोषण मतलब आप जानते हैं भोजन बनाने वाला, ठीक है। पोषण तो आप जानते ही हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यानी ऐसे जीव जंतु जो स्वयं भोजन बनाए, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे जीव जंतु जो स्वयं भोजन बनाए, स्वयं भोजन बनाने के बाद वो क्या करते हैं? अपने अंदर ऊर्जा बना लेते हैं। आप कहोगे सर जी हम लोग भी तो स्वयं भोजन बनाते। नहीं बेटा, आप बनाते नहीं, आप पकाते हैं। आप किसी सोर्स पर डिपेंड करते हैं, आप किसी सोर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है नॉर्मली पेड़ पौधे, क्या होते हैं? प्लांट्स, क्या होते हैं? प्लांट्स। एंड एक एनिमल होता है जिसको बोलते हैं युगलीना, क्या बोलते हैं? युगलीना, ठीक है, ये युगलीना और प्लांट्स, ठीक है। आखिर इनमें ऐसा होता क्या है जो स्वयं बना लेते हैं? जैसा कि आपको पता है प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है। और इन क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? इनकी पत्तियों में, इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सनलाइट में, कब? सनलाइट में ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल जो होते हैं सनलाइट में जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की मदद लेकर, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति में और जल की मदद लेकर और सूर्य का प्रकाश में मदद लेकर ये अपना भोजन बना लेते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को कोई चल के जाने की जरूरत नहीं होती है, वे एक जगह पर खड़े रहते हैं, उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है, पानी मिलता है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपना भोजन में स्वयं बना लेते हैं। धीरे धीरे ग्रोथ करके देखिए कितने विशाल वृक्ष बन जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी ऐसे जीव जंतु जो स्वयं भोजन बनाते हैं स्वपोषी जीव जंतु कहलाते हैं और यह प्रक्रिया हमारी स्वपोषण प्रक्रिया कहलाती है। और युगलीना कैसे करता है? देखिए युगलीना स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है। फैक्ट नोट करिए, अपनी डायरी या कॉपी में एक नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि स्वपोषी और विषमपोषी के यानी जंतु व पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? जंतु व पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो बोलेंगे युगलीना, क्योंकि ये जंतु भी है पादप भी है, क्योंकि ये जंतु की तरह भी व्यवहार करता है, पादप की तरह भी व्यवहार करता है। तो सबसे पहले समझिए कि जंतु की तरह व्यवहार कैसे, पादप की तरह व्यवहार कैसे करता है। चूंकि युगलीना के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। युगलीना के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। युगलीना के अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। जो पेड़ पौधों में पाया जाता है तो ये युगलीना के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए युगलीना भी सूर्य के प्रकाश में अपने आप भोजन बना लेता है और बाकी एक दूसरे जंतु का शिकार करके भी अपना भोजन बना लेता है। जैसे जो मेन पॉइंट होता है जंतुओं का दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो ये दूसरे पर भी निर्भर रहकर अपना भोजन बना लेता है, यानी शिकार करके भी अपना भोजन बना लेता है। और युगलीना सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश से भी अपना भोजन बना लेता है। इसीलिए इसमें जंतु और पादप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे बीच की कड़ी बोला जाता है, जंतु एवं पादप की। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम विषम पोषण के बारे में विधि से सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि अगर जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे, मेन पॉइंट को नोट नहीं करेंगे, आपको बीच बीच में फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल नोट करिए। इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होते चली जाएगी और साइंस में हीरो बन जाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। और अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो एक सीट बेल्ट अपनी बांध लीजिए, अपने हौसले बुलंद कर लीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। अभी भी समय नहीं गया है। यदि आप प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, सभी सब्जेक्टों में ध्यान देते तो यकीन मानिए आपका 90-95% बनने में देर नहीं लगेगी। इस चीज में विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। विषम पोषण के बारे में हम सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्वपोषण के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दूसरा आता है विषम पोषण। विषम पोषण नाम से ही मैं इसको संधि विच्छेद करता हूं। विषम पोषण, विषम यहां पर हम लेते हैं अदर एनिमल, यानी कि दूसरे जीवों पर डिपेंड करना, दूसरे जीवों पर निर्भर रहना, दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना क्या करना? पोषण करना। यानी इसके अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि हम ही लोग हो गए, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या तो किसी साग सब्जी पर डिपेंड रहते हैं, किसी प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, और जो मांस खाते हैं वो किसी ना किसी जो है मांस के स्रोत पर डिपेंड रहते हैं। मुर्गा मछली, ठीक है, जो भी आप खाते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं। यानी आप खुद नहीं बनाते हैं ना, वो आपको बने बनाए मिलते हैं, बस आप तोड़ के लाते हैं, खरीद के लाते हैं, आप उसको पकाते हैं, खाते हैं। यानी आप किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। याद रखना, आप दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे हुए? विषमपोषी हो गए। यानी ऐसे जीव जंतु जो दूसरे
जंतुओं से या दूसरे पादपों से या दूसरे जीवधारुओं से अपना भोजन बनाते हैं, वे विषम पोषी कहलाते हैं। क्लियर है? और इस प्रकार का पोषण विषम पोषण कहलाता है। मेन पॉइंट याद रखिए, ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी ये दूसरे जीवों से ही भोजन अपना बनाते हैं। ठीक है, अब विषम पोषण के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आता है मृतपोषी पोषण। क्या आता है? मृतपोषी पोषण, यानी विषम पोषण। हम पहले यहाँ पर हेडिंग डालते हैं विषम पोषण। विषम पोषण के अंतर्गत पहला प्रकार आता है मृतपोषी पोषण। क्या आता है? मृतपोषी पोषण। ठीक है, आपको नाम से ही लग रहा होगा ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। कहते हैं मरे जीवों से। मरे जीवों से आप बता सकते हैं ऐसे कौन कौन से जीव जंतु हो जो मरे या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मृतपोषी पोषण यानी कि मरे हुए जीवों से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। यानी इसके अंतर्गत ऐसे पोषण आते हैं, ऐसे जीव जंतु आते हैं जो मरे हुए जीवों से या सड़े गले जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया। कौन आता है? बैक्टीरिया। क्या आता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? बैक्टीरिया। और दूसरा आता है फंगस। क्या आते हैं? फंगस यानी फंजाई। फंजाई यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु इसको बोलते हैं, और फंजाई को बोलते हैं कवक। अभी देखो फफूंद वगैरह होती है, कुकुरमुत्ता वगैरह होता है, ये सब गंदगी वाली जगहों पर निकलता है ना, गंदगी वाली जगहों पर निकलता है, क्योंकि सड़ी गली चीजें इससे ही अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये भी दूसरे पर ही तो डिपेंड है, ये भी किसी सड़े गले चीज पर डिपेंड है, ये भी किसी मरी हुई चीज पर डिपेंड है। ठीक है, इसीलिए इनको किसके अंतर्गत रखा गया था? विषम पोषण के अंतर्गत रखा गया था। तो हम लोग फिर से रिपीट मारते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान समझिए कि मृतपोषी पोषण किसे कहते हैं? यानी ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी सड़े गले या मरे हुए जीवों से अपना भोजन बनाता है। बैक्टीरिया, फंजाई, दो एग्जांपल लिख लेते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत कौन सा था? विषम पोषण के अंतर्गत परजीवी पोषण। क्या आता है? परजीवी। परजीवी पोषण। संधि विच्छेद इसको भी मानते हैं, पर मतलब मान लेते हैं किसी जानवर के ऊपर। ठीक है, और जीवी जीव जंतु यानी ये किसी जानवर के ऊपर या अंदर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे जुआ हो गया, कॉलोनी हो गई, फीता कृमि हो गया, पेट में पाया जाने वाला एस्कैरिस जिसको केचुआ बोलते, सफेद वाला केचुआ देखे होंगे तो पेट में हो जाता है ना, ज्यादा मिट्टी वगैरह खाओ, ये सब तिकड़म वगैरह खाओ तो सफेद वाला केचुआ पेट में हो जाता है ना। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये मनुष्य के अंदर रहकर या मनुष्य के ऊपर रहकर ही अपना भोजन बनाते हैं, तो ये परजीवी कहलाते हैं। जैसे जुआ हम लोगों की खपड़ी में रहकर क्या करता है? भोजन बनाता है। हम लोगों के ऊपर जो इसके वो जो खाल होती है उससे अपना भोजन ये बनाता रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परजीवी। अब कॉलोनी क्या होती है? ये भी किसी एनिमल पर रहती है, खून चूसती रहती है, यानी ऐसे जीव जंतु जो किसी जंतु के ऊपर या किसी जंतु पर रहकर, ठीक है, अब वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे, वो अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? जू हो गया। क्या हो गया? जू हो गया। यकृत फ्लूक हो गया। जी, यकृत फ्लूक भी होता है, ये जानवरों में यकृत में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो सुअर का मांस खाते हैं, ठीक है, उनमें ये सबसे ज्यादा पाया जाने का चांस होता है यकृत फ्लूक। ठीक है, और क्या हो गया? कॉलोनी हो गई। ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे परजीवी हो गए। इतना क्लियर है आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? देख लीजिए, हमने पोषण के बारे में डिस्कस कर लिया, पोषण के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया, विषम पोषण के हमने प्रकार हमने पहले बताया, मृतपोषी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण। अब चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ध्यान से पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि मनुष्यों में मैं पोषण के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या? मनुष्यों में मैं पोषण के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उसके अंतर्गत हम लोग मनुष्य में सबसे पहले पाचन देखूंगा, क्योंकि जब पाचन करेगा तभी उसे पोषण से ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो चाहे मनुष्यों में पोषण पूछे या मनुष्यों में पाचन पूछे, ये आएगा उसी के अंतर्गत। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पोषण तभी मिलता है जब हमें ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा कब मिलेगी? जब खाना पचेगा। ठीक है, तो खाना पहले हम पचाएंगे, ऊर्जा मिल जाएगी, तो ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाएगी? मनुष्य में पोषण कहलाएगी। तो मनुष्यों में हम लोग पाचन के बारे में देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में लगभग 99% आना
तय है, इसलिए इसको समझ लीजिए, अच्छे से याद रख लीजिए। चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है, आपसे कहा जाए या ना कहा जाए, चित्र इसका जरूर रख लीजिए, समझ लीजिए, कायदे से अपने दिमाग में बसा लीजिए। आपको साइड में भी थोड़ी देर बाद चित्र दिखने लगेगा, आप उसको अपनी कॉपी पर बना लीजिए, अपनी बुक की सहायता से बना लीजिए। बिना चित्र के आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, इसीलिए चित्र बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर जो आप बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं या खंड हल कर रहे हैं तो आपको चित्र बनाना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाचन, तो मनुष्य में पाचन, मनुष्य जो होता है सर्वाहारी जंतु होता है, मनुष्य सर्वाहारी प्राणी होता है। सर्वाहारी का मतलब होता है ये साग सब्जी भी खा सकता है, मांस मछली भी खा सकता है, सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी प्राणी है, जंतु नहीं प्राणी लिखते हैं, जंतु थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, प्राणी है। मनुष्य एक क्या है, सर्वाहारी प्राणी है, ठीक है। ये जटिल भोजन ग्रहण करता है, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया आप जटिल ही भोजन तो ग्रहण करते हैं भाई, दाल खाते हैं, पीते हैं, या चावल खाते हैं, पानी पीते हैं, सेब खाएं, कुछ भी खाएं, ये जटिल होता है, ठीक है। ये जटिल भोजन क्या करता है, जटिल भोजन ग्रहण करता है, जटिल भोजन ग्रहण करता है, जिसे आमाशय, आमाशय क्या है आगे मैं पूरा डिटेलिंग में बताऊंगा, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों हमारे रहते हुए। जिसे आमाशय व आंत्र की दीवारों द्वारा, किसकी द्वारा, आंत्र की दीवारों द्वारा, आंत्र की दीवारों द्वारा सरल कर लिया जाता है। यानी जटिल भोजन को किसमें कर लिया जाता है, सरल कर लिया जाता है। अच्छा, दीवारों द्वारा क्यों, क्योंकि इनकी दीवारों में छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है, चाहे आंत्र की दीवारें हो या आमाशय की हो, ठीक है। या तो एसिड पाया जाएगा आमाशय में, ठीक है, या तो फिर क्या होगा, इनकी आंतों में छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाएंगी, तो इनकी दीवारों द्वारा इसे क्या कर लिया जाता है, सरल कर लिया जाता है, ठीक है, सरल कर लिया जाता है, जिससे भोजन पच जाता है। क्या हो जाता है, जिससे भोजन क्या होता है, पच जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यही प्रक्रिया पोषण, सॉरी पाचन, यही प्रक्रिया पाचन कहलाएगी, ठीक है, यही प्रक्रिया पाचन कहलाएगी, ठीक है। अब आखिर मनुष्य के पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, ठीक है। तो इतना चाहे तो परिभाषा लिखना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं, देख लीजिए। आपको ये परिभाषा सरल लगी है तो ये परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि अलग अलग बुक में अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया होता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको साइड में आपको डायग्राम बन के दिख रहा होगा, बना दिख रहा होगा आपको साइड में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली हेडिंग क्या आती है, आप डायग्राम में देखते रहिएगा। सबसे पहली हेडिंग क्या आती है, मुख। क्या आती है, मुख। सबसे पहली हेडिंग क्या आती है, मुख, ठीक है। सबसे पहले क्या हेडिंग आती है, मुख हेडिंग आती है। उसके बाद मुख के अंतर्गत अगर जो हम लोग हेडिंगें देखते हैं तो दांत हमें दिखेगा, थोड़ा एक मिनट रुकिए मेरे प्यारे बच्चों। मुख के अंतर्गत अगर जो हम सबसे पहले देखते हैं तो मुख के अंदर क्या होता है, दांत होता है। उसके बाद क्या होती है, जीभ होती है। क्या होती है, जीभ होती है। उसके बाद हमको क्या दिखते हैं, लार ग्रंथियां दिखती हैं। क्या दिखती हैं, लार ग्रंथि दिखती हैं, ठीक है, इतना याद रखना। मुख के बाद आपको क्या दिखता है, नॉर्मल तरीके से ग्रशिका दिखती है, ग्रास नली दिखती है। क्या दिखती है, ग्रशिका दिखती है या ग्रास नली दिखती है। जो ग्रशिका क्या होती है, जो यहाँ पे जो ये पूरी दिख रही है आपको, ये यहाँ पे ये यहाँ पर ग्रशिका होती है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी पूरी क्या होती है, ये ग्रशिका होती है, ठीक है। ये सीधे पेट में आमाशय में आएगी, या कहाँ आएगी, आमाशय में आएगी। और जो श्वास नली यहाँ से निकली हुई होती है वो फेफड़ों में चली जाती है। समझे मेरी बात को, जो ग्रशिका होती है वो आमाशय में चली जाती है, जो श्वास नली होती है वो यहाँ पर ऐसे ऐसे चैम्बर्स में फेफड़ों में चली जाते हैं, याद रख लेना। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, वरना पता चले कि ग्रास नली का जो मटेरियल है श्वास नली में चला जाए, आपको क्या खांसी आ जाएगी, ठीक है।
तो ग्रसिका होता है इसके बारे में। उसके बाद नॉर्मल तरीके से हम लोग फिर देखते हैं किसमें खाना पहुंचेगा, आमाशय में भी। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, घबराइए नहीं। मैं सारी में हेडिंगें आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको डायग्राम साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। आमाशय, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्षुद्रांत, ठीक है, जिसे छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत या छोटी आंत, ठीक है। फिर आता है बड़ी आंत। क्या आता है, बड़ी आंत। और उसके बाद आता है गुदाद्वार। क्या आता है, गुदाद्वार, ठीक है, गुदा मार्ग। ये याद रखना। इतनी हेडिंगें अगर जो हम सारी पूरी डिस्कस कर लेंगे, हमारा पाचन, मनुष्य में पाचन एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको डायग्राम बनाना अति आवश्यक है। अब थोड़ी देर के लिए ये डायग्राम गायब हो रहा है, तब तक मैं साइड में हेडिंग में सारी सेट कर लूं, ठीक है। तब तक डायग्राम थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा है। तो अब हम एक एक हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, मुख के बारे में मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, मुख के बारे में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सभी से मैं एक छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर जो आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी ही खुशखबरी की बात होती है। और अगर जो आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस चैनल पर एक्टिव रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लाइव क्लासेस चलती रहती हैं और लाइव क्लासेस में आने के बाद आप एकदम मजे के साथ हमसे डायरेक्ट चैटिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं। और इस चैनल पर आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आना एकदम तय है। ये बात आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले बात हम बताते हैं मुख के बारे में। किसके बारे में, मुख के बारे में। तो मुख तो आप जानते ही होंगे कि आप सभी के पास एक मुख होता है। हाँ, दो नहीं होते, एक ही होता है, ठीक है। ये आपको मुख दिख रहा है ना। मुख के द्वारा क्या होता है, सबसे पहला एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। तो याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। किससे शुरू हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मुख के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो मुख का काम क्या हो गया, आप पूरा मतलब डिटेल से लिखिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रख लीजिएगा कि आप पूरा का पूरा डिटेल से लिखिएगा, ठीक है। मैं इतना पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। क्या आप लिखेंगे कि मुख के द्वारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और मुख के द्वारा ही भोजन को सबसे पहले जटिल पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। इतना आप लिख देंगे। अब मुख के अंतर्गत आता है सबसे पहले, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा विस्तार से लिखिएगा। भोजन को ग्रहण करने का काम करता है, भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि वीडियो लंबी है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। सीखना है तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, इतना जरूर आप करिएगा। कार्य करता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, दांत के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, दांत के बारे में। तो दांत क्या होते हैं, तो देखिए जो वयस्क मनुष्य होता है उसके 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32। लेकिन याद रख लेना, वयस्क में और बच्चे में नॉर्मल में अंतर होता है। वयस्क में कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल टीनेजर होते हैं, नॉर्मल मतलब जो टीनेजर हम लिख देते हैं यहाँ पर, टीनेजर, ठीक है। वही जो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें लगभग 28 दांत होते हैं, ठीक है। 28 टीथ होते हैं, इतना याद रखना, कितने 28 टीथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि 28 होते हैं, अब 28 में कितने कम है, 4 दांत कम है। तो जो 4 दांत इसमें जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 4 टीथ जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अक्लदांत। क्या बोलते हैं, अक्लदांत। हालांकि इनका कुछ काम नहीं होता है, ये अवशेषी अंग बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, अवशेषी अंग।
क्यों क्यों मेरे प्यारे बच्चों अवशेषीय अंग बोले जाते हैं? मतलब अवशेषीय अंग वे होते हैं ऐसे अंग जिनका कोई हमारी बॉडी में काम नहीं होता है, लेकिन वो हमारे पूर्वजों से मिले हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पूर्वज जो थे एक बंदर के जैसे थे ना, ठीक है, बंदर के जैसे थे। तो उस समय उनका मुंह काफी ऐसे लंबा निकला हुआ होता था, तो उनके पीछे तक दांत पाए जाते थे, ठीक है, अकलदार पाई जाती थी। एक्चुअल में इसका काम ये होता था, ये भोजन को और महीन कर देता था, ठीक है, क्योंकि उस समय ज्यादातर जो ये आदिमानव लोग होते थे रॉ मटेरियल ज्यादातर खाते थे, यानी कच्ची चीजें ज्यादा खाती थी। तो कच्ची चीजों को और रगड़ के कस के पीसने में ये काम करता था। हालांकि अब चूंकि अब हम लोग पका भोजन खाने लगे हैं तो हमें अकलदार की कोई भी जरूरत नहीं होती है। यानी ऐसे अंग जो हमारे बॉडी में पाए तो जाते हैं, जो पूर्वजों से हमें मिले होते हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता, वो अवशेषीय अंग होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम दांत के बारे में देखते हैं। तो आपको जो आगे के 2 दांत दिख रहे होंगे, आपको साइड में मैं डायग्राम बन के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दांत आपको सारे दिख रहे होंगे, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं आपको दिख रहे होंगे। पहला जो दांत होता है उसे बोलते हैं कृंतक, ठीक है। दूसरा क्या होता है? रदनक। क्या होता है? रदनक। तीसरा क्या होता है? अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। चौथे क्या होते हैं? पश्चवर्णक। पश्चवर्णक, ठीक है। तो कृंतक आपको दिख रहे होंगे, जो आगे के दांत होते हैं, जो आगे के 4 का सेट होता है, 1 2 3 4, ये आगे के जो 4 का सेट होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 होते हैं, ये हमारे कृंतक होते हैं। इनका काम क्या होता है? किसी भी मांस को क्या करने के लिए, किसी भी मांस को या किसी भी वस्तु को काटने के लिए, किसी भी वस्तु को क्या करने के लिए? काटने के लिए। बच्चों के सबसे पहले यही दांत निकलते हैं। क्यों क्यों बच्चों के सबसे पहले दांत निकलते हैं? क्योंकि वो काटना सबसे पहले सीख जाते हैं ना। तो बच्चों के सबसे पहले यही दांत निकलते हैं। तो वो क्या होते हैं? कृंतक होते हैं ना। किसी भी चीज को आप काटने के लिए क्या करते हैं? इन्हीं दांतों का यूज करते हैं। दांत पे तो नहीं काटते होंगे, फिर पीछे ले जाते होंगे, इन्हीं चीजों इन्हीं दांतों के माध्यम से आप क्या करते हैं? काटते हैं ना। तो ये इनका काम क्या होता है? नॉर्मल काटना। क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? काटना। अब जो ये रदनक होते हैं, जो आपको ये साइड में दांत दिखे, जो कुत्ता बिल्ली देखे होंगे या शेर देखे होंगे, लकड़बग्गा देखे होंगे, ए टू जेड ज्यादातर आप कार्निवोरस एनिमल जितने भी देखे होंगे, जो मांसाहारी जंतु होते हैं, उनके ये वाले दांत जो होते हैं ज्यादा बड़े होते हैं। ड्रेकुला वाली जब मूवी देखे होगे तो ड्रेकुला के यही दांत तो बड़े हो जाते हैं, खून पीने के लिए यही तो गर्दन में से धंसा देता है ना। तो एक्चुअल में ये दांत क्या करते हैं? ये दांत मांस को जो होता है फाड़ने में काम करते हैं, मांस को फाड़ने में। यानी कि जैसे कि शेर वगैरह होते हैं, जब ये शिकार करते हैं तो उसकी स्किन को फाड़ने के लिए या उसकी स्किन को नोचने के लिए बेहतरीन तरीके से इन्हीं दांतों का देखो यूज करता है। क्योंकि कोई भी मांसाहारी जंतु होता है, उनके यही दांत बड़े होते हैं, यही दांत धंसा देते हैं और यहीं से वो मांस को फाड़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये भोजन को फाड़ने यानी मांस को फाड़ने के लिए काम करता है। किसको? फाड़ने का काम करता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये कितने होते हैं? ये भी 2 होते, 2 ऊपर होते, 2 नीचे होते। कितने होते? 2 ऊपर होते, 2 नीचे होते। क्लियर है? अब जो ये अग्रचवर्णक होते हैं, जो आगे वाली दाढ़ें होती है, आगे वाली दाढ़ें होती है, ये क्या करते हैं? ये खाने को चबाने का काम करता है। ये क्या करते हैं? खाने को चबाने के लिए यूज होते हैं। नॉर्मल है? खाने को किसके लिए यूज होते हैं? चबाने के लिए होते हैं, ठीक है। आपको साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, खाने को चबाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो खाने को चबाया है उसको और महीन करने के लिए, खाने को क्या करने के लिए? महीन करने के लिए ये पश्चवर्णक पाया जाता है, खाने को महीन करने के लिए। आई होप आपको इतना मेरे प्यारे बच्चों दांत के बारे में शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में आज मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। तो हम लोगों ने मुख तक देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जीभ के बारे में और लार ग्रंथियों के बारे में और शेष के आगे जो पार्ट है, ग्रास, नलिया, मांस, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदादा, इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लों।